स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए जो टारगेट बैच स्टार्ट किया है उसकी यह दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। उसमें हमने पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण के बारे में पढ़ा था और उसको डिटेल में समझा था। तो आज की क्लास में हम विटामिन और खनिज लवण को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या कहलाते हैं। तो विटामिन रासायनिक यौगिक होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है और यह सामान्य उपापचय के लिए जरूरी है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन यह क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही शरीर को क्या करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और यह शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए विटामिन हमारे शरीर को काफी महत्वपूर्ण है। एक और चीज याद रखिए कि विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने की थी। प्रश्न बन सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो काश्मीर फंक ने की थी विटामिन की खोज। और हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है, तो जिनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो याद रखिए कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है वह है बी और सी। तो इसके अलावा जो बचे हुए ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और अगर बी की बात करें, विटामिन बी की, तो यह पूरा एक समूह है जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। तो आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं और वसा के शरीर में उत्सर्जन से इनका उत्सर्जन भी होता है। तो जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो आंख रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रंजक के उत्पादन में सहायता करता है। यह कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदीकरण में सहायता करता है। यह हड्डियों के विकास और रोग क्षमता तथा संक्रमण के प्रति सुरक्षा में भी वृद्धि करता है। तो अगर हम बात करें विटामिन ए के स्रोत के बारे में, तो इसमें क्रीम, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, यकृत तथा तेल आदि आते हैं। विटामिन के क्या हैं, ये अच्छे स्रोत हैं। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे ज्यादा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और सुनहरे चावल यानी कि गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद शरीर में विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वह है रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो हर एक विटामिन के बारे में उसके रासायनिक नाम को याद रखना, उसके स्रोत को याद रखना और उससे होने वाली बीमारियों को याद रखना। तो ये हर एक विटामिन की तीनों चीजें याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बन सकता है। के बाद जो अगला विटामिन है वह है विटामिन डी, तो जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी जरूरी है। मनुष्य में इसका संश्लेषण धूप द्वारा होता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाकर उसके उपापचय को नियमित करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और वयस्कों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो जो बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं उसे कहते हैं रिकेट्स रोग यानी कि सूखा रोग, और बच्चों की वयस्कों की जो हड्डियां मुलायम हो जाती हैं उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। तो ये दोनों नाम भी याद रखना जरूरी है। ऑस्टियोमलेशिया जिसमें वयस्कों की हड्डियां मुलायम, और जो रिकेट्स रोग है उसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये दोनों रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसके बाद है विटामिन ई, तो जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो यह कुछ झिल्ली लिपिड की सुरक्षा में सहायता करता है जो कि ऑक्सीकरणीय प्रतिक्रिया से नष्ट हो सकते हैं।
क्योंकि खाने के तेल के लिए यह शरीर को रोज प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, कम होते हैं। और विटामिन ए प्रतिरक्षीकरण प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। इसकी दैनिक जरूरत 8 से 10 मिलीग्राम होती है। तो याद रखिए, विटामिन ई की जो दैनिक जरूरत है वह 8 से 10 मिलीग्राम है। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो गेहूं का आटा, साबुत अनाज, गिरीदार फल, दूध, अंडे, अंडे की जर्दी और मक्खन आदि हैं। साथ ही याद रखिए कि जो विटामिन ई है वह विटामिन ए की बचत करता है, लाल रक्त कणिकाओं को सुरक्षित करता है और प्रजनन क्रियाओं में सहायता देता है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि प्रजनन क्रियाओं में सहायता देने वाला कौन सा विटामिन है, तो वह है विटामिन ई। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूबनॉन, तो यह रुधिर जमाव के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, काफी महत्वपूर्ण है। रुधिर जमाव यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। इसका संश्लेषण बड़ी आंत में होता है, लवणों की सहायता से इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन के जिसके स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, यकृत और हरी सब्जियां, तो ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। रुधिर का थक्का बनाने की प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, जिसे रुधिर स्राव हो जाता है। तो इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में कठिनाई होती है। और साथ ही याद रखिए कि शरीर में विटामिन के का अवशोषण ना होने से इसकी कमी भी होती है, और इसकी कमी से जो यकृत और आंत संबंधी रोग भी हो सकते हैं। तो ये थे वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें हमने देखा विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है फ्लुक्यूबनॉन। तो ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इसके बाद देखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पूरे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो यह पानी में घुलनशील विटामिनों का समूह है जो विभिन्न पाचन रसों के काम में सहायता करता है। तो जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला है विटामिन B1। तो B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह विटामिन जरूरी है। इसके अभाव में लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल जमा हो जाता है, और इसकी अभाव से जो होने वाला रोग है वह है बेरी रोग, जिससे पेशियों का क्या होता है, क्षय होता है, यानी कि कमजोर मांसपेशियां हो जाती हैं और गंभीर रूप से वजन घटता है। तो इस रोग का नाम है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। और इसके स्रोत की बात करें तो अंडे की जर्दी, यकृत, मांस, गिरीदार फल तथा खमीर आदि शामिल हैं। तो ये विटामिन B1 के स्रोत हैं। इसके बाद है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है। विशेषकर आंखों और त्वचा में इसकी कमी से धुंधला दिखाई देने से कार्निया, अल्सरेशन, शुष्क और फटी हुई त्वचा, मुखपाक, आंतरीय श्लेष्मा में घाव आदि हो जाते हैं। तो ये सभी विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें शुष्क और फटी हुई त्वचा, मुखपाक, आंतरिक श्लेष्मा में घाव और कार्निया, अल्सरेशन हो जाता है। तो इसके अगर स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत में खमीर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत तथा अंडे आदि शामिल हैं। अगला विटामिन है विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, या जिसे निकोटिनिमाइड या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। तो नियासिन वसा के उपापचय के समय कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है, जिससे वसा के विघटन में सहायता मिलती है।
और इसकी कमी से होने वाला रोग है वह है पेलाग्रा। और इस रोग को 3DS के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 3DS नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह है नियासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी से। 3DS का मतलब है अतिसार, चर्म रोग और पागलपन। तो इन 3 रोगों को 3DS कहते हैं, जिसका नाम है पेलाग्रा। तो यह विटामिन B3 की कमी से होती है और इसकी कमी से भूख न लगना, उबकाई निकलने में कठिनाई, त्वचा का लाल होना तथा मानसिक विकार संभव है। तो ये सब भी विटामिन B3 की कमी से होते हैं। अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो पनीर, खमीर, साबुत अनाज, मछली, गिरीदार फल तथा अंडे आदि में विटामिन B3 पाया जाता है। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B6, तो जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो यह विटामिन अमीनो अम्ल के उपापचय हैं और न्यूक्लिक अम्ल अणुओं तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो इसके स्रोत की बात करें तो यह विटामिन अंडे की जर्दी, सोयाबीन, मांस, यकृत तथा खमीर आदि में पाया जाता है। और जो इसकी कमी से प्रभाव पड़ता है शरीर में, उसके कारण शरीर शिथिलता, पैरों में दर्द, भूख की कमी, चलने में कठिनाई, नींद में कमी, आंखों का लाल होना, मुख का सूजना, तो ये सभी विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग हैं जो शरीर में दिखाई देते हैं। इसके बाद है बायोटीन या विटामिन B7। तो इसका संबंध कार्बोहाइड्रेट की उपापचय से है। यह खमीर, अंडों के पीले भाग, वृक्क और टमाटर आदि में पाया जाता है। इसका संश्लेषण छोटी आंत में होता है। और विटामिन B7 या बायोटीन, तो इसकी कमी से होने वाले रोग त्वचा से संबंधित हैं, जिसमें त्वचा खुरदुरी और रूखी हो जाती है, त्वचा में खुजली होने लगती है, त्वचा का स्वाभाविक रंग खो देना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, तो ये सब बायोटीन यानी कि विटामिन B7 की कमी से होता है। इसके बाद अगला है पेंटोथेनिक एसिड, जिसे कि विटामिन B5 भी कहा जाता है। तो यह विटामिन अमीनो अम्ल की उपापचय में सहायता करता है। और साथ ही याद रखिए कि पेंटोथेनिक एसिड की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें सिर में दर्द होना, बेचैनी, जी मचलाना, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, नींद ना आना, तो ये सभी पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि विटामिन B5 की कमी से होते हैं। इसके बाद अगला है फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9। तो यह विटामिन DNA संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत में होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होने लगता है। और याद रखिए विटामिन B9, फॉलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो यह भी 3 प्रकार का होता है। जो फॉलिक एसिड की कमी से मनुष्य में 3 प्रकार की रक्त की कमी होती है, जिसमें जो पहला है वह है परनीसियस एनीमिया, और जो दूसरा है वह है मैक्रोसाइटिक एसिड एनीमिया, और जो तीसरा एनीमिया है वह है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो तीसरा है वह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वह किसकी कमी से होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो ये तीनों नाम याद रखिए कि जो रक्त की कमी है वह 3 प्रकार के एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं। इसमें पहला है परनीसियस एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। के बाद जो अगला है वह है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो यह DNA के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह माइलिन के अनावरण को बनाने तथा उसे कायम रखने में सहायता करता है। इसकी कमी से तांत्रिक विकृति, मेरुरज्जु का क्षय होता है तथा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन B12 की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और इसके जो स्रोत हैं वह एक यकृत, मांस, अंडों, खमीर, किए हुए तरल पदार्थ
इसके प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही याद रखिए कि विटामिन बी 12 की कमी से मुंह में छाले होना, जीभ में जलन होना, त्वचा का पीला होना और रोगी के हाथ पैर सुन्न होना, ये सब विटामिन बी 12 की कमी से होते हैं। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड तो यह बॉडी ऊतकों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बचाकर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इसकी जो दैनिक जरूरत है हमारे शरीर में वह 40 मिलीग्राम है। इसकी कमी से रुधिर वाहिकाएं क्या हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, जख्म भरने में देरी लगती है और इसके अलावा इसके कारण मुखपाक और मवाद युक्त पदार्थ का स्त्राव होता है। मुख के चारों ओर त्वचा के फटने को क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वह है स्कर्वी रोग। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत में नींबू और सभी खट्टे फल होंगे और साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी के अच्छे स्रोत होंगे। तो यह हमने देखे सभी प्रकार के विटामिन, जिसमें वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन देखे। इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण को समझते हैं सबसे पहले। तो यह भोजन के अकार्बनिक अवयव हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ हैं और एंजाइम तथा विटामिन के आवश्यक अंग हैं। हमारे शरीर का जो भार है उसका 96% भाग किसका होता है, पानी का होता है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। तो ये सभी 96% भाग होते हैं, पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन। इसके बाद जो शेष 4% भाग बचता है वह क्या होता है, खनिज लवण होता है। तो जो 4% भाग है वह खनिज लवण है जिनकी हमें शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। तो खनिज लवण भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मुख्य खनिज लवण जिसे मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो दूसरा है गौण खनिज लवण उसे ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स कहा जाता है या मैक्रो मिनरल्स, जिनकी और कम थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। तो जिसमें खनिज लवण, जिसमें एक साइट है यहाँ पर मुख्य खनिज लवण और दूसरी साइट है गौण खनिज लवण। तो जो मुख्य रूप से है उसमें है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर। तो जिनकी हमारे शरीर में जरूरत होती है और जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, तो जिसे ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है। तो इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, तो ये सभी ट्रेस मिनरल्स हैं और ये प्रमुख खनिज लवण हैं। तो अब इनमें से हम जो महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है आयोडीन। तो आयोडीन जिसका मुख्य स्रोत होता है समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, जल और आयोडीन युक्त नमक। तो जिसका कार्य क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए यह कार्य करता है। तो याद रखिए कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन कार्य करता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है थायराइड रोग। के बाद जो दूसरा है वह है फास्फोरस। तो फास्फोरस जिसका मुख्य स्रोत है दूध, मांस, सब्जियां तथा अनाज। तो अगर इसके कार्य की बात करें तो अस्थियों व दांतों तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु। तो जिसमें सबसे पहला है वह है आयोडीन। तो आयोडीन जिसकी बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर में, और मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से यह 50 मिलीग्राम आयोडीन रहता है, जिसका 60% क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में व शेष ऊतकों में रहता है। तो सिर्फ 50 मिलीग्राम इसकी जरूरत होती है और उसका भी जो 60% है वह थायराइड ग्रंथि में और शेष ऊतकों में रहता है।
तो इसके जो स्रोत हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य वस्तुएं, जल एवं आयोडीन युक्त नमक। और अगर आयोडीन के कार्य की बात करें तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन का कार्य है। इसी के साथ याद रखिए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह है वाइटर रोग, जिसे कि घेंघा रोग कहा जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद जो अगला खनिज लवण है वह है फास्फोरस। फास्फोरस जिसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जियां तथा अनाज। और अगर इसके कार्य की बात करें तो अस्थियों व दांतों तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु इसके कार्य हैं। साथ ही याद रखिए कि मनुष्य के शरीर में 400 से 500 ग्राम फास्फोरस खनिज लवण फास्फेट के रूप में मिलता है। किसके रूप में? फास्फेट के रूप में मिलता है। और यह जो फास्फोरस है यह शरीर के डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण घटक हैं जो जीन्स के गुणधर्म नियंत्रित करते हैं। तो ये भी याद रखिए कि फास्फोरस शरीर में डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है जो जीन्स के गुणधर्म नियंत्रित करता है। और हड्डियों और दांतों के निर्माण में फास्फोरस सहायता करता है। इसके बाद जो अगला खनिज लवण है वह है पोटेशियम। तो पोटेशियम जिसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? सब्जियां। तो सब्जियां जिसमें खीरा, टमाटर और आलू, और साथ ही इसके जो स्रोत में है वह अंगूर भी शामिल है। और इसके कार्य की बात करें तो पाचन, जल संतुलन एवं मुख्य ऋणात्मक आयन के रूप में। साथ ही याद रखिए कि पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और भूख कम लगती है। साथ ही चिड़चिड़ापन और मन अशांत दिखाई देता है। तो ये सभी पोटेशियम की कमी के कारण होते हैं। इसके बाद अगला है वह है खनिज लवण कैल्शियम। तो कैल्शियम जो कि सबसे अधिक मात्रा में हड्डियों तथा ऊतकों में पाया जाने वाला खनिज लवण है कैल्शियम। तो जिसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, सब्जी, मांस तथा अनाज हैं। एक और चीज याद रखिए इसी के साथ कि शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम शरीर में पाया जाता है। 1200 ग्राम कैल्शियम शरीर में पाया जाता है, जिसका 99% हड्डियों में रहता है तथा 1% कैल्शियम रक्त में और तंतुओं व तरल पदार्थों में पाया जाता है। के कार्य की बात करें तो अस्थियों या हड्डियों पर दांतों के निर्माण, रुधिर का थक्का बनने एवं हृदय व तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्यों हेतु। तो इसमें हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए, रुधिर का थक्का जमने के लिए और हृदय व तंत्रिका तंत्र के निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कैल्शियम का कार्य है। इसके बाद अगला खनिज लवण है वह है सोडियम। तो जिसके मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जियां तथा नमक। तो और सोडियम के कार्य की बात करें तो रुधिर एवं शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण हेतु सोडियम के कार्य हैं। इसके बाद जो अगला है वह है आयरन। तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह है ऑर्गन मीट, हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रेड आदि हैं। और अगर इसके कार्य की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल के निर्माण हेतु आयरन के कार्य हैं। तो ये देखिए हमने खनिज लवण के बारे में, जिसमें हमने दोनों प्रकार के मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वह चैनल के माध्यम से आप जरूर देखें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।